सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू mahindra.com's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और हम जुड़ रहे हैं आपके साथ जीएसटी के डिस्कशन के लिए। जी हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस बहुत दिनों से या कहीं कई वर्षों से चर्चा का विषय बना हुआ था। जीएसटी के लागू होने की बात आ चुकी है, अप्लाई होने के चांसेस हमें पता चल गए हैं। जैसा कि आपको पता चल भी रहा है ऑन द स्क्रीन, इट इज क्लियरली विजिबल फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से लागू होगा। या पारित करने की बात की जाए तो लोकसभा में कहीं ना कहीं इसको पास कर दिया गया है। तो इसी चर्चा में बने हुए हैं जीए गुरु हमारे साथ, तो उनसे करेंगे हम डिस्कशन अबाउट व्हाट इज जीएसटी, हाउ इट रेगुलेट्स एंड व्हाट ऑल कंडीशंस आर इंक्लूडेड इन इट। तो लेट्स प्रोसीड विद द पार्ट। बट यस, जीए गुरु से पूछे सबसे पहले सर, जीएसटी के बारे में हम बात करेंगे जरूर। यहाँ पे क्या है जीएसटी, कैसे ही अप्लाई होगा, किस तरीके से बेनिफिट करेगा, बट व्हाट यू थिंक हाउ इट विल बेनिफिट टू अ कॉमन मैन? बिल्कुल मैम, देखिए कॉमन मैन को इसलिए करेगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। एक वर्ड होता है कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि एक के बाद एक चीज लगना। तो एक के बाद एक चीज कैसे लगती थी कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो सबसे पहले रॉ मटेरियल भी आता है। उस रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग होती है और उस प्रोसेसिंग के दौरान भी कई स्टेप्स होते हैं। तो ऐसे में हर एक स्टेप पे अगर आपका टैक्स लगेगा तो वो समराइज हो जाएगा और एड ऑन होते होते आखिर में जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में इसी चीज को हटाया गया है। यही होता है कैस्केडिंग इफेक्ट। और इस जीएसटी के आने के बाद इस तरह का इफेक्ट नहीं होगा। और जब ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली बेनिफिट किसको होने वाला है, कॉमन मैन को होने वाला है। कॉमन मैन को, कंज्यूमर को डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो टॉकिंग अबाउट दिस बेनिफिट्स, लेट्स प्रोसीड विद द पार्ट वन बाय वन एंड सी। अरुण जेटली जी ने बहुत ही अच्छे से इसका व्याख्यान किया। अगर लोकसभा में बात की जाए जब ये बिल पास हुआ है, उसके बाद कई सारे पॉइंट सामने हमें देखने को मिले, तो उसी में छोटा सा डिस्कशन ये रहेगा। सो डू प्रोसीड विद अस, कंसंट्रेट, फोकस एंड लिसन टू इट वेरी केयरफुली, क्योंकि यस, एनीथिंग एंड एनीवेयर कैन बेनिफिट टू यू, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी बातें आपके कॉमन डे टू डे लाइफ से भी जुड़ी हुई है। लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले यही जानते हैं एक्चुअली व्हाट इज जीएसटी, क्योंकि कई कैंडिडेट्स या कई व्यूअर्स की अगर हम बात करें, जीएसटी का फुल फॉर्म तो हम जानते हैं, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। बट अगर इसको डिफाइन किया जाए तो इट इज वन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द होल नेशन व्हिच विल मेक इंडिया वन यूनिफाइड कॉमन मार्केट. GST is a single tax on the supply of goods and services right from the manufacturer to the consumer. Credits of input taxes paid at each stage will be available in the subsequent stage of value addition, which makes GST essentially a tax, only one value addition at each stage. The final consumer will thus bear only the GST charged by the last dealer in the supply of product and the set of benefits at all the previous stages. कहीं ना कहीं a well defined definition is in front of us. GST कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि if a manufacturer is manufacturing a product, और मान लीजिए फॉर एग्जांपल जे गुरु से अगर हम पूछें, उसने उसका कॉस्ट प्राइस रखा या मार्केट वैल्यू उसने प्राइस कर दी 10 रुपीज, तो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक आते आते अगर उसमें कुछ टैक्स ऐड ऑन होंगे तो वो स्टेज बाय स्टेज नहीं बढ़ेंगे, बट दैट विल बी अ सिंगल अमाउंट जो कि उसमें ऐड होके कंज्यूमर तक पहुंचेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे यही बोला गया था कि कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब यही बता रही है, जैसे कि मैम ने बताया कि हर एक स्टेज पे लगने वाला टैक्स और साथ साथ बहुत सारे टैक्सेस होते थे। यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात हुई मैक्सिमम, जैसे कि जीएसटी की बात करें तो मैक्सिमम इनडायरेक्ट टैक्सेस अब खत्म हो जाएंगे और उनके बाद एक सिंगल यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर आ गया जिसका नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इसके आने के बाद ये कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म होगा और मल्टीपल स्टेज पे लगने वाले जब वेरियस टैक्सेस खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, उस टैक्स बर्डन से सबसे ज्यादा किसको रिलीफ होगा, कंज्यूमर को होगा। डेफिनेटली कहीं ना कहीं मार्केट में कंपटीशन भी रेज होगा, क्योंकि अब मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए उस लेवल का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा कि डेफिनेटली वो वर्थ हो। चलिए देखिए आगे, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स बेसिकली, क्योंकि बेनिफिट्स की ही हम बात करें, कहीं ना कहीं कॉमन मैन को बेनिफिट करेगा, बट किस तरीके से करेगा, क्या क्या बातें आएंगी। For business and industry, easy compliance, uniformity of tax rates and structures, removal of cascading, improved competitiveness, gain to manufacturers and exports. तो अगर बात करें तो इसको सर 3 स्टेज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्री रखा गया, जिसमें हमने आपका कैस्केडिंग वर्ड का भी वहां पे यूसेज देखा। सेकंड अगर हम बात करें तो फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स रखा है, एंड थर्ड वन इज द फॉर द कंज्यूमर सिंगल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स प्रोपोर्शनेट टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिलीफ इन ओवरऑल टैक्स बर्डन। दैट मींस कहीं ना कहीं हमें निजात मिलेगी बहुत बड़े अमाउंट से, जो कि कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग से लेके
उसके सेलिंग तक वो जो ऐड ऑन होके आता था उससे रिलीफ मिलेगा अगर हम कंज्यूमर प्रोस्पेक्ट को देखते हैं। सेंट्रल स्टेट की अगर हम बात करें तो सिंपल और इजी एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा और बेटर कंट्रोल होगा। दैट मींस लीकेज की जो प्रॉब्लम होती थी कि वही बात है, कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस जो आता था, तो कितना प्रॉफिट बनाया जा रहा है, किस लेवल तक वो हमें बेनिफिट कर रहा है, मार्केट इकोनॉमी को कैसे सपोर्ट कर रहा है, तो ये सारी चीजें एडमिनिस्टर करने में आसानी होगी। बिल्कुल होगी। एक थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप जो है कैसा किया गया, जरा गौर से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट क्या चीज है यहाँ पे, कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस वाली बात आ गई है। सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस कैसे की गई है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जनरली स्टेट गवर्नमेंट के होते थे, मतलब जो भी उनसे पैसा मिलता था किसको जाता था, स्टेट गवर्नमेंट को। हालांकि जीएसटी लगने के बाद भी ऐसा होगा, लेकिन जीएसटी के भी कई प्रावधान हैं, तो उसमें उन प्रावधानों में एक आता है आपका सेंट्रल जीएसटी, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट नहीं, कौन लगा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है तो इसका मतलब सभी राज्यों पर लग रहा है, और सभी राज्यों पर लग रहा है इसका मतलब क्या होगा, यूनिफाइड स्ट्रक्चर होगा। तो जो भी स्टेट लेआउट आपका रेडी होगा वो सभी के लिए बराबर होगा, और कहीं ना कहीं अगर वो सभी के लिए बराबर होगा तो कंट्रोलिंग किसके पास जाएगी, इंडिविजुअल स्टेट के पास नहीं जाएगी, जाएगी वो सेंटर के पास। तो एक तरीके से इसका जो हिडन मैं बताऊं मोटो वो ये था कि सारा जो कंट्रोलिंग है वो कहीं ना कहीं सेंटर की ओर आकर्षित है। बिल्कुल। तो यहाँ अगर बात करें तो जीएसटी की काउंसिल लेड हुई थी, जीएसटी की काउंसिल ने सारा का सारा डिसीजन लिया, और बात करेंगे तो 31 मेंबर्स उस काउंसिल में बैठ के इस बिल को पास कराने में पूरा का पूरा डिस्कशन किया है, जिसमें आपके 29 स्टेट्स हैं, 2 यूनियन टेरिटरीज है। अच्छा, 2 यूनियन टेरिटरीज इसीलिए इंक्लूड की गई है यहाँ पे क्योंकि ये ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिनमें विधानसभा है। इसके अलावा एक आपका सेंटर, तो ये 29 + 2 + 1 का रेशियो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं जो आपके मेंबर्स रहे हैं 32 मेंबर्स का पूरा लेआउट स्ट्रक्चर जो निकल के आया जीएसटी काउंसिल का, उसके थ्रू ये निकल के आया। अच्छा, आपने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया सीजीएसटी, जिसको हमने कहा सेंट्रल जीएसटी। इसी के साथ 3 और हमारे प्रावधान यहाँ देखे गए हैं, क्योंकि 4 बिल्स जिनको अमेंडमेंट बिल्स को पास किया गया है, तो हम चाहेंगे बिल्कुल उन पे बात कर ले आपसे। तो देखिए, जीएसटी बिल को रोल आउट करने के लिए अब बिल जो कि पास हो गया है, लेकिन इसको पास करने के लिए बहुत सारे हिंड्रेंसेस हुए, डिस्प्यूट्स हुए आपस में। अब डिस्प्यूट का कारण क्या था, जरा एक बार फटाफट सुन लीजिए कि जनरली क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट्स अपना इनडायरेक्ट टैक्सेस कंट्रोल करती थी। ऐसे में कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम रखती थी, और जब कम रखती थी तो एमआरपी कम होती थी। अब कैसे, आपने देखा होगा एमआरपी पे आगे एक ब्रैकेट बना होता है जिसके ऊपर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अब चूंकि अगर वो कम है तो एमआरपी बढ़ेगी या कम होगी, कम हो जाएगी। अब जब एमआरपी कम होगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे या कम, लोग ज्यादा खरीदेंगे, और जितना ज्यादा लोग खरीदेंगे रेवेन्यू किसकी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादा होगी। तो ऐसे में जो एक तरह का इरेगुलरिटी थी डिफरेंट स्टेट्स में प्राइसेस को लेकर, उसके चलते रेवेन्यू में भी फ्लक्चुएशन होता था। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए जीएसटी लाया गया है, और जब जीएसटी लाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है सभी के लिए बराबर प्लान आ जाएगा, और जब बराबर प्लान आएगा तो जिनकी इनकम ज्यादा हो रही थी उनकी इनकम क्या होगी, एक एवरेज लेवल पे आ जाएगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिस्प्यूट्स क्रिएट किए थे, इस तरह का प्रॉब्लम आई थी। हालांकि उन लोगों को भी मना लिया गया है, और ये बोला गया कि आने वाले 5 सालों तक जो भी कंपनसेशन होगा इनकी उस पर्टिकुलर इनकम से आज के पर्टिकुलर इनकम के बाद, क्योंकि जीएसटी लगने के बाद भी तो इनकम होनी है ना, तो उस डिफरेंस को भी सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। कैसे, वो एडिशनल सेस इंट्रोड्यूस करके। डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो 4 जीएसटी बिल्स की बात आई है, एक बार बिल्कुल उनके बारे में अगर हम पूछे आपसे, तो बिल्कुल एक आता है आपका सेंट्रल जीएसटी, एक आता है आपका कंपनसेशन लॉ है, एक आता है आपका यूनियन टेरिटरी के लिए जीएसटी, और एक आता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जैसा कि आप नाम बता रहे हैं कई चीजों से मिलकर बना है, लेकिन यहाँ पे कई चीजें नहीं है, 2 चीजें, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल जीएसटी। तो स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी को जब कंबाइन कर देते हैं तो आ जाता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो क्या मैम आप बताना चाहेंगी कंपनसेशन लॉ क्या होता है? बिल्कुल, अगर हम बात कर रहे हैं कॉम्पनसेशन लॉ की, बाय द वर्ड ही कहीं ना कहीं अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्पनसेट करेगा ये। अच्छा, कैसे करेगा? सबसे पहली बात तो ये है कि मान लीजिए एक प्रोडक्ट, जैसा कि सर हमने समझा, अब हम बिल्कुल जानना चाहेंगे कि हमने सही समझा कि नहीं, तो आप हमें करेक्ट कीजिएगा बिल्कुल। सेंट्रल जीएसटी की अगर हम बात करें शुरू से, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल से जो प्रोडक्ट चला है तो वो एप्लीकेबल होगा सीजीएसटी के अंदर। स्टेट में आ जाएगा जब वो, तो सेंट्रल और स्टेट का मिक्सचर इंटीग्रेटेड जीएसटी उस पे अप्लाई हो जाएगा। यूनियन टेरिटरीज में जब वो प्रोडक्ट पहुंचता है तो यूटी जीएसटी के तहत उसकी बिलिंग या मार्केट प्राइस डिसाइड की जाएगी। अब कॉम्पनसेशन लॉ की अगर हम बात करें, जो कि हमारा 4था अमेंडमेंट यहाँ पे पास हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये रखा गया है इस तरीके से कि एक नॉर्मल, जैसे कि हमने एमसीए के सेशन में भी अपने 4% डिस्कस किए थे, जो एक स्टैंडर्ड परसेंटेज रखे गए हैं जीएसटी टैक्सेस के लिए, तो उसमें एक बात निकल के आई कि फ्यू ऑफ द कमोडिटीज जो ऐसी हमारी रेगुलर नेसेसिटी में नहीं आती, दैट मींस हमारे लग्जरियस गुड होते हैं, अल्कोहल हो गया इसमें, या आपके टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, या ऐसे जिनका हेल्थ से कोई गुड बेनिफिट हमारा काउंट नहीं होता, सिन गुड्स डेफिनेटली। तो इन सिन गुड्स पे अगर टैक्स लग रहा है, मान लीजिए जैसा कि अगर हम बात करें 50 to 60% अराउंड वी आर टॉकिंग, तो 50 to 60% अराउंड अगर इसमें जीएसटी अप्लाई हो रहा है, तो जो रिमेनिंग बचा हुआ है हमारे स्टैंडर्ड चार्ट के हिसाब से, तो वो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कहाँ पे, स्टेट में होगा, और उसके अलावा या उन स्टेट्स में होगा जिनको इस जीएसटी से नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है। फिर भी अगर कोई अमाउंट बच जाता है तो फिर वो सेंट्रल और स्टेट में बराबरी से बांट दिया जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा मैम ने बताया, लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इसी में, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे जो सेस, एक वर्ड होता है सेस। सेस क्या होता है, किसी टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स, वो भी किसी अपने पर्टिकुलर मोटिव को थोड़े समय के लिए पूरा करने के लिए होता है। तो सेस मतलब समझ गया आप कि टैक्स के ऊपर लगने वाला एक तरह का टैक्स होता है। अब देखिए इस सेस को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो कंपनसेट करना है स्टेट्स को या स्टेट गवर्नमेंट को, वो इस सेस के माध्यम से होने वाली जो एक्स्ट्रा इनकम होगी उसी से पूरा किया जाएगा। तो जैसा कि मैम ने बताया 4 रेट प्रपोज किए गए हैं आपके जीएसटी से रिलेटेड, 5, 12, 18 और 28। तो इन 4 रेट को तो जनरली एप्लीकेबल किया ही जाएगा। और लग्जरियस गुड्स की बात करें वो तो ठीक है, एक वर्ड आया सिन गुड। अब इस सिन का मतलब होता है हिंदी में पाप, मतलब ऐसे गुड्स जिनसे कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ और सोसाइटी को प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम है, किसी तरह का हैजार्ड है, वो क्या है, जैसे आपके टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह के इनके ऊपर लगेगा एक्स्ट्रा, मतलब 28% के ऊपर जो एडिशनल लगेगा, बिल्कुल हर जो लेवल है आपका 28% उसके ऊपर जो लगेगा, उससे जो इनकम होगी वो जैसा कि मैम ने बताया उससे उनको कंपनसेट किया जाएगा। और साथ साथ अगर उसके बाद भी बचती है तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इक्वल अमाउंट में सेंटर और स्टेट के बीच में। दैट मींस अगर इस जीएसटी से किसी स्टेट को घाटा भी हो रहा है तो घबराने की हमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वहां पे पूरे के पूरे नॉर्म्स बहुत क्लियर किए गए हैं, डिफाइन पहले से ही कर दिया गया है कि आगे के क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स क्या थे बेसिकली, कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी की अगर हम बात करें या जीएसटी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्या इसके इवेंट्स ऐसे थे जिसने लेट डाउन किया है टू द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो चलिए उस पे नजर डालेंगे। सबसे पहले बात वही आती है 2003, जैसे कि हम जानते हैं कई सालों से चल रहा था ये डिस्कशन। तो इन 2003 द केलकर टास्क फोर्स ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस सजेस्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दैट वाज जीएसटी बेस्ड ऑन वैट प्रिंसिपल। प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस अ नेशनल लेवल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी बाय April 1, 2010 was first mooted in the budget speech for the financial year 2006-7. Since the proposal involved reform, restructuring of not only indirect taxes levied by the center but also the states, the responsibility of preparing a design and roadmap for the implementation of GST was assigned to the empowered committee of state finance minister. तो कहीं ना कहीं जीए गुरु से बिल्कुल पूछेंगे यहाँ पे सर ईसी की जो बात निकल के आ रही है एम्पावर्ड कमिटी की, तो ये टलता गया ड्यू टू इनकी रिसर्च की वजह से ही या कैलकुलेशंस की वजह से ये प्रॉपर कंक्लूजन्स पे नहीं पहुंच पा रहे थे। देखिए जैसे क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स की बात करी जा रही है, बिल्कुल सही बात कही है कि 2003 में स्टार्ट हुई थी केलकर टास्क फोर्स के थ्रू। फिर केएम मनी आ गए आपके। केएम मनी कौन थे, आपके केरला के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनके थ्रू भी आपकी एक में थी कमेटी बनी जिसमें जो राज्य जिनको प्रॉब्लम थी इस जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन के, उनके थ्रू बात को आगे बढ़ाई गई कि भाई हमें जीएसटी अगर आप लागू करते हैं तो उनको लॉस हो रहा था, तो उस लॉस के चलते ही कंपनसेशन लॉ का एक प्रिंसिपल आया जिसको आपका रिसेंटली इवेंट किया गया। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या आ रहा है यहाँ पे, एम्पावर्ड कमेटी ऑन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। तो ध्यान रखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जीएसटी से रिलेटेड जो कमेटी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर और इसके हेड हैं वो है अमित मित्रा। तो ध्यान रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा सकता है, क्योंकि हाल ही में इसको मिला है प्रिंसिपल अप्रूवल कहें या फिर तो ये लागू ही होने वाला है। अब कब से लागू होने वाला है क्या आपको पता है? बिल्कुल सही, 1 अप्रैल को इसका ड्राफ्ट आ जाएगा, 1 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि जरा गौर से सुनिएगा, इस चीज को अप्लाई करना है किसके ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, और सोसाइटी के ऊपर करने से पहले मतलब जो कंज्यूमर तक पहुंचेगा उससे पहले पहुंचना है वो इंडस्ट्रियल के मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर्स के ऊपर या फिर इंडस्ट्री ओनर्स के ऊपर। तो उन सब चीजों को वो दोबारा से कैलकुलेट करना और ऑप्टिमाइज करने के लिए उन्हें 90 डेज का समय चाहिए था। तो देखिए 1 अप्रैल से 1 जुलाई के बीच में 90 डेज आते हैं और उनको पूरा करने के लिए उनके लिए प्रॉपर्ली सरकार ने फटाफट क्या किया, इसीलिए इसको इंप्लीमेंट कर दिया है। चलिए आगे देखें। तो बेस्ड ऑन इनपुट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स, द ईसी रिलीज्ड इट्स फर्स्ट डिस्कशन पेपर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस इन इंडिया इन November 2009. In order to take the GST related work further, a joint working group consisting of officers from central as well as state government was constituted in September 2009 in order to amend the constitution to enable introduction of GST. The constitution 115th amendment bill was introduced in Lok Sabha in March 2011. As per the prescribed procedure, the bill was referred to the standing committee on finance of the parliament for examination and report. तो बिल्कुल जैसा आपने कहा भी कि कुछ स्टेट्स ने यहाँ पे स्टेप उठाया था कि इससे हमें लॉस होगा, कहीं ना कहीं ये हार्मफुल रहेगा या इससे कहीं प्रॉफिट नहीं बेनिफिट किए जा सकते, तो उसी के तहत ये सारे के सारे स्टेप्स लिए गए। बिल्कुल यही बताया जा रहा है इसमें लगातार क्या कि जो केएम मनी की आपकी वो थी हेडेड कमेटी थी जिसने ये रिफॉर्म्स को उठाया था कि भाई कुछ स्टेट्स थे जिनको लॉस हो रहा था और उन लॉस की भरपाई कौन करता, तो सेंटर करता। तो इसलिए पहले अगर क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स की बात कर रहा हूं दोबारा से, तो पहले सरकार ने कहा था कि शुरुआत के 3 साल वो उसको 100% लॉस पे करेगी।
4th ईयर की बात करें तो वो उसका 50% करेगी, और अगर 5th ईयर की बात करें तो उसका 25% पे करेगी, ऐसा उसने बोला था। लेकिन जो केएम मनी के द्वारा हेडेड कमेटी थी उन्होंने बोला नहीं, हमें तो 5 साल के लिए 100% कंपनसेशन चाहिए, और फाइनली क्या हुआ, 5 साल के लिए राजी हो गए, और आपके सामने सारी चीजें हैं। बिल्कुल। Meanwhile, in presence of the decision taken in a meeting between the Union Finance Minister and Empowered Committee of State Finance Ministers on 8th November 2012, a committee on GST design consisting of the officials of the Government of India, state governments and the Empowered Committee was constituted. This committee did a detailed discussion on GST design including the Constitution, again the 115th Amendment Bill, and submitted its report in January 2013. Based on this report, the EC recommended certain changes in the Constitution Amendment Bill in their meeting at Bhubaneswar in January 2013. तो ये 1 by 1 वही है, कैसे क्या प्रोसीडिंग्स चली। लेकिन सर यहाँ एक हमको बहुत अच्छी चीज देखने को मिल रही है, 8th नवंबर द डेट। अगर अभी हम बात करें लेटेस्ट, तो ये 8 नवंबर की जो डेट है डीमोनेटाइजेशन ध्यान में लाती है, और एक ऐतिहासिक घटना जो घटी हमारे देश में 8 नवंबर 2016 को। तो कहीं ना कहीं अब अगर यहाँ थोड़ी सी रीजनिंग लगाई जाए तो इस डेट का ताल्लुक कहीं ना कहीं इकोनॉमी से, गवर्नमेंट से रहा है, तभी मे बी शायद 8 नवंबर चूज किया गया फॉर द डिमोनेटाइजेशन। इत्तेफाक भी हो सकता है, देखिए ये तो नहीं कह सकते क्योंकि इस तरह का कोई भी, तभी हमने वहां वर्ड लगाया मे बी। हाँ बिल्कुल सही, इत्तेफाक ही हो सकता है क्योंकि ऐसा तो कहीं पे लिखा नहीं है कि इसी दिन कुछ हुआ है। हाँ, लेकिन इतिहास जरूर बन गया है, हिस्ट्री जरूर बन गई है, एक बहुत बड़ा बेंचमार्क दिन बन गया है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन जैसा बड़ा मूव आया वो कब आया, 8/11। और जैसा कि आपने जाना कि 8/11 से इंस्पायर होते हुए बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, और आज ही देख लीजिए कोटक महिंद्रा ने क्या किया है, 8/11 बिल्कुल ऐप लॉन्च किया है, 8/11 ऐप, जिससे कहीं ना कहीं 24 आवर्स अकाउंट ओपनिंग के लिए एक सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। बताइए मात्र 5 मिनटों में, only 5 minutes। तो कहीं ना कहीं 8/11 has created history in the economy in the country as well, और बिल्कुल हमारे बीच में ये एक ऐतिहासिक दिन बिल्कुल बन चुका है। चलिए आगे देखें तो हुआ क्या फिर। Empowered Committee in the Bhubaneswar meeting also decided to constitute 3 committees of officers to discuss and report on various aspects of GST as follows. Committee on place of supply rules and revenue neutral rates, Committee on dual control threshold and exemptions, और Committee on IGST and GST on imports। तो कहीं ना कहीं ये 3 पॉइंट जो निकल के आए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे यही बोली जा रही है बात लगातार कि एक के बाद एक कमिटीज का फॉर्मेशन होता चला गया, एक से एक नए रिफॉर्म्स बनते गए, क्योंकि कई सारे स्टेट्स थे और कई सारे स्टेट्स होने की वजह से सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी। तो उनके चलते जो कमिटीज का फॉर्मेशन हुआ काफी शफलिंग रही, और उसी शफलिंग के चलते देखिए यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि इंपोर्ट्स पर असर पड़ने वाला था, एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ने वाला था, तो उन सबके लिए अलग अलग प्रावधान बनाने थे। और सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे कैलकुलेशन की। देखिएगा स्टूडेंट्स, जीएसटी आने के बाद इनिशियल लेवल पे काफी त्राही रहेगी। त्राही का मतलब है काफी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। जैसा कि आपने देखा डीमोनेटाइजेशन का स्टेप रहा, हालांकि हमारा इनिशियल लेवल पे जीडीपी में फॉल हुआ, लेकिन लॉन्ग रन में दोबारा से हमारी जीडीपी क्या करेगी, एलिवेट करेगी। इसी तरह जीएसटी को शुरुआत में जो इंप्लीमेंट करेंगे तो थोड़े दिन परेशानी आएगी, क्योंकि इतना ज्यादा कैलकुलेशन होता है, वो सब में कॉम्प्लेक्सिटी होगी एट इनिशियल लेवल। लेकिन जब बाद में जैसे जैसे अब लोग रूबरू हो जाएंगे, आदत पड़ जाएगी, हैबिट पड़ जाएगी, फिर क्या होगा, फिर सारी चीजें बहुत आसान तरीके से हो जाएंगी, क्योंकि हर स्टेज पे लगने वाला टैक्स अब हट जाएगा, सारी चीजें सेंट्रलाइज हो जाएंगी, और सारी चीजें आईटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ रही हैं, जिसके थ्रू प्रॉपर चैनलिंग होगी। तो ऐसे में सारी चीजों का क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगी, और ट्रांसपेरेंसी भी एनहांस हो जाएगी। अब यहाँ एक वर्ड जे गुरु ने कहा सर, आईटी मिनिस्ट्री, दैट मींस दैट इनकम टैक्स मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। आईटी मिनिस्ट्री तो आएगी, ऑब्वियस बात है, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, क्योंकि सारी चीजें सेंट्रलाइज्ड हैं और उनको एक सर्वर से कनेक्ट किया जाएगा और सारे डेटाबेस एक ही जगह से एक्सेस किया जाएगा। डेफिनेटली। तो आगे देखें फिर क्या हुआ। द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अगस्त 2013 टू द लोक सभा। Recommendations of the empowered committee and the recommendations of the parliamentary standing committee were examined in the ministry in consultation with the legislative department. Most of the recommendations made by the empowered committee and the parliamentary standing committee were accepted, and the draft amendment bill was suitably revised. Finally, draft constitutional amendment bill incorporating the above stated changes was sent to the empowered committee for consideration in September 2013. तो यहाँ तो यही समझ में आ रहा है कि बिल बना, फिर उसमें चेंजेस हुए, अमेंडमेंट्स किए गए, फिर उसको दोबारा पास किया गया और फिर उसको आगे बढ़ाया गया। बिल्कुल, देखिए क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स की बात करें स्टूडेंट्स, ये तो जो एक एक एक्टिविटी हुई वो सारी आपके सामने है। आपको इंपॉर्टेंट यही रखना है कि कुछ कुछ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट यही था कि एम्पावर्ड कमेटी किसके द्वारा हेडेड थी, अमित मित्रा के द्वारा हेडेड थी, कौन कौन से जीएसटी के 4 प्रपोज्ड रेट थे वो, और साथ साथ एडिशनल सेस है, और सिन गुड्स क्या होते हैं, और क्या होता है आपका जो 4 रेट्स रखे गए हैं, 4 रेट्स तो बताइए, 4 बिल जो पास हुए। बिल्कुल, रिसेंटली 4 अमेंडमेंट बिल पास किए गए हैं रिगार्डिंग आपका जीएसटी, वो आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं देखते हैं इसके आगे और क्या है। बिल्कुल।
तो EC once again made certain recommendations on the bill after its meeting in Shillong in November 2013. Certain recommendations of the empowered committee were incorporated in the draft constitution. 115th amendment bill, again the revised draft, was sent for consideration of the empowered committee in March 2014. 115th constitutional amendment bill 2011 for the introduction of GST introduced in Lok Sabha in March 2011 lapsed with the dissolution of 15th Lok Sabha. In June 2014, the draft constitution amendment bill was sent to the empowered committee after approval of the new government. मतलब ध्वस्त हो गया, आगे बढ़ा, और जब वो लोकसभा सेशन डिसोल्यूट हुई तो वहां पे उस बिल का भी खात्मा हो गया। अच्छा, लेकिन यहाँ वही लेकिन के आगे की कहानी सुनेंगे जीए गुरु से। बिल्कुल, लेकिन दोबारा से जब न्यू गवर्नमेंट बनी तो उसने देखा कि ट्रांसपेरेंसी लेवल को हमें एनहांस करना है। बीजेपी गवर्नमेंट की बात करें तो शुरुआत से ही इसका इनिशिएटिव था कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है देश में, और ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी इसका मतलब करप्शन खत्म करना है। और मैं आपको बता दूं, जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, मैं सपोर्टर नहीं हूं किसी का, मैं अच्छे काम का सपोर्टर हूं, और सभी लोग होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर कमेटी या किसी पर्टिकुलर इंसान पे बायस नहीं होना चाहिए। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। आपको एक बार बताऊं, कोल स्कैम तक हुए थे, और कोल स्कैम जब होता था और उसमें जो ऑक्शनिंग होती थी, क्योंकि जो भी कोल ब्लॉक्स होते थे उनको आवंटित किया जाता था, एलोकेशन किया जाता था, तो उसमें बहुत ब्राइबरी वगैरह एक्सवाइजेड चलता था। तो ऐसे में सरकार को उस समय 1.81 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। 1.81 लाख करोड़, ये ह्यूज अमाउंट होता है। और जब जैसे गवर्नमेंट आई, उसने क्या किया, फटाफट एक तरह का ट्रांसपेरेंसी लेवल इंट्रोड्यूस किया, उसने फ्रेश ऑक्शनिंग शुरू करी, और उस ऑक्शनिंग के थ्रू जो उनको इनकम हुई दैट वाज 2 लाख करोड़। तो देखिए कितना बड़ा स्टेप था, 2014 की बात है, तो कितना बड़ा स्टेप था, और इसी माइलस्टोन ने सरकार को ये और लोगों को ये विश्वास दिला दिया कि अब वाकई देश बढ़ रहा है और वाकई देश के अच्छे दिन आ गए हैं। चलिए, तो वही सारी चीजें देखी गई यहाँ पे। बेस्ड ऑन अ ब्रॉड कॉन्शियसनेस रीच्ड विद द एम्पावर्ड कमिटी ऑन द काउंटर्स ऑफ द बिल, द कैबिनेट ऑन 17/12/2014 approved the proposal for introduction of a bill in the parliament for amending the constitution of India to facilitate the introduction of goods and services tax in the country. Bill was introduced in Lok Sabha on 19/12/2014 and was passed by Lok Sabha on 6/5/2015. It was then referred to the Select Committee of Rajya Sabha, which submitted its report on 27/2015. तो अगर हम बात करें यहाँ, तो कहीं ना कहीं 2014 के बाद इसमें थोड़ी सी एक स्पीड भी पकड़ी थी, तभी कहीं ना कहीं 2017 में ये डिसीजन निकल के आ पाया है कि 1 जुलाई से इसको लागू किया जा सकता है। बिल्कुल, हालांकि अगर बात करें तो 2016 में ही इसको इंप्लीमेंट होना था, 1 अप्रैल 2017 ऑनवर्ड से इसको इंप्लीमेंट होना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आती गई, और प्रॉब्लम आप सभी जानते हैं वो इंटरनल डिस्प्यूट्स है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में और स्टेट और सेंटर के बीच में। उन्हीं को चलते हुए 1 साल और लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए वाली कहानी है। अब फाइनली जब आई गए हैं तो अब अच्छा कुछ होके ही रहेगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यहाँ बात करें तो उस 1 साल का ही रिजल्ट है द कॉम्पनसेशन लॉ। हाँ, एग्जैक्टली, तो कॉम्पनसेशन लॉ को ही लेके सारी चीजें थी। बिल्कुल, तो अब यहाँ हमें सामने दिख रहा है जीएसटी लगने के बाद क्या क्या चीजें महंगी हो सकती हैं, क्या क्या चीजें सस्ती हो सकती हैं। क्योंकि सर, अगर हम इस पूरे डिस्कशन की बात करें, बीइंग एन एस्पायरेंट, बीइंग अ प्रिपरेशन करने वाला कैंडिडेट या एक नॉर्मल व्यूअर जो कि इकोनॉमी से ताल्लुक रखता है, वो तो इस वीडियो को आसानी से समझ लेगा कि एक्चुअली इसमें हुआ क्या। बट अगर एक मैंगो पीपल जैसा आप कहते हैं, आम इंसान की अगर हम बात करें, तो वो तो बजट देख के भी सिर्फ यही देखता है कि क्या महंगा होने वाला है, क्या सस्ता होने वाला है। तो इस जीएसटी एप्लीकेशन से भी क्या क्या चीजें महंगी हो सकती है, क्या क्या चीजें सस्ती हो सकती है, तो स्क्रीन पे बिल्कुल सामने हमारे, हम चाहेंगे आप इसको समझा दें ताकि एक नॉर्मल पर्सन भी इस चीज को इंटीग्रेट करके आगे प्रोसीड कर सके। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी लगने से कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा, और इस वजह से जो आपको आर्टिकल्स हैं वो काफी चीप पड़ेंगे। अभी होता था हर स्टेट पे लगता था, हर स्टेज पे लगने की वजह से आपको काफी ज्यादा पे करना पड़ता था। अच्छा, दूसरी चीज अब आता है कि जो एक्सपेंसिव आइटम्स है, लग्जरियस गुड्स हैं, उनके लिए आपको थोड़ा हायर वर्जन पे करना पड़ेगा, जो कि आपका 28% है। और बाकी जो नॉर्मल गुड्स हैं और डेली बेसिक के नीड्स वाले गुड्स हैं, उनके लिए आपको वही लेवरेजेस होंगी 5, 12 या 18% वाला। तो देखिए, आपके सामने बना हुआ फर्नीचर है तो सस्ता है, बिस्किट एंड केक्स है तो सस्ते हैं, घर को खरीदना भी आसान हो जाएगा, सैटेलाइट टीवी, बैटरीज, ब्रांडेड क्लोथ्स, बिग कार्स। हालांकि बिग कार की बात करी जाए तो बिग कार आता है लग्जरियस गुड्स में, तो कहीं ना कहीं वो महंगी हो जाएंगे। और हीटर, एयर कंडीशनर्स की बात करें तो भी लग्जरियस गुड्स में आता है, वो भी आपके महंगे हो जाएंगे। अब बाकी होटल में खाना तो जैसा आप जानते ही महंगा होगा, इसलिए क्या करिए, घर में खाना शुरू करिए, घर में खाइए, हेल्दी खाइए, बिल्कुल खाइए। तो इस तरह की चीजें हैं जो आपका काफी फ्लक्चुएट कर सकती हैं, असर पड़ेगा, बहुत अच्छा इंपैक्ट होगा। हालांकि स्टार्टिंग में मुझे पता है और आप भी जानते हैं कि थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन वो परेशानी बहुत शॉर्ट रन के लिए आएगी, लॉन्ग रन में हमारा अच्छा ही अच्छा होगा। डेफिनेटली, क्योंकि इंडिया इज ग्रोइंग, वी आर ग्रोइंग, वी आर डेवलपिंग। इसी के साथ इस सेशन को करेंगे यही खत्म। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, क्योंकि अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई, लाइक डेफिनेटली बनता है। कमेंट करके बताइए आपकी और रिक्वायरमेंट्स, हर एक न्यूज हेडलाइन के साथ इन एक्स्ट्रा सेशंस में हम आपको इसी तरीके से प्रोवाइड करते रहेंगे।
करेंगे। शेयर दिस वीडियो सो दैट मैक्सिमम कैन गेट अवेयर ऑफ द फैक्ट रिलेटेड टू जीएसटी। और सब्सक्रिप्शन अगर अभी तक नहीं किया है तो देर नहीं हुई है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के वीडियोस के साथ भी आपकी एक्सेसिबिलिटी इसी तरीके से बनी रहे। मुलाकात होगी आपसे फिर से महिंद्रा गुरु के चैनल पर। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और भूलेगा मत, एज यूजुअल वी से योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच।